तो सर गाइस, आज से हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो मैंने फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि एक क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज टू एनालाइज फिजिकल इवेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल इवेंट हो रहे हैं तो उन फिजिकल इवेंट को एनालिसिस करने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में सभी जो फिजिकल इवेंट हो रहे हैं उन सभी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में वे इवेंट जो एक नियम के अनुसार घट रहा है उसी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर। ठीक है, यानी वे राशि जिसको हम माप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जैसे में लेंथ, मास, फोर्स, देखिए लेंथ को माप सकते हैं, मास को भी माप सकते हैं, फोर्स को माप सकते हैं, वेलोसिटी हो गया, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। सो बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी जो क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हैप्पीनेस, लव। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आज मुझे 12 केजी की खुशी हो रही है, या तो आज मुझे 13 न्यूटन खुशी हो रही है, मुझे तुमसे 8 किलो का प्यार है। ये सब बात आप नहीं सुने होंगे। ये सब को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कितना खुशी है, किसी व्यक्ति को कितना केजी लव है, ये सब को हम मेजर नहीं करते हैं। और बच्चों, हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो टर्म की ज़रूरत पड़ती है, यानी पहला जो जिसमें होता है नोमरिकल वैल्यू और सेकेंड होता है यूनिट। अगर हमारे पास ये दो वैल्यू पता हो, दो चीज़ पता हो, तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, फर्स्ट नोमरिकल वैल्यू, सेकेंड होता है यूनिट। ओके, जैसे कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर बोलिएगा मुझे 5 दीजिए, तो ये नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ओनली फॉर मुझे नोमरिकल वैल्यू पता है बट यूनिट पता नहीं है। लेकिन आप बोलिएगा मुझे 5 केजी दीजिए, तो ये समझ जाएगा दुकानदार कि ये बंदा हमसे 5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो यहाँ पर 5 केजी में हमारा 5 जो हो गया वे नोमरिकल वैल्यू हो गया एंड केजी हो गया, वे यूनिट हो गया। ओके, तो बच्चों नोमरिकल वैल्यू तो पता ही है, नंबर को बोलते हैं नोमरिकल वैल्यू। और नेक्स्ट जो है वो हम जानेंगे यूनिट के बारे में। ओके, तो यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है किसी क्वांटिटी का, जिसके सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ओके, तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन, यानी यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसके सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। एंड अगर हमें पता करना है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, तो दो चीज़ होता है, पहला इनवेरिएबल होना चाहिए, दूसरा अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम एक ऐतिहासिक घटना के द्वारा आपको समझाता हूँ। ओके बच्चों, तो जिस समय हमारे पूर्वजों को यूनिट का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे पूर्वज जो है किसी भी चीज़ को वे इस प्रकार से मेजर करते थे कि उनके हाथ का जो ये लेंथ है, यहाँ से देखिए जो लेंथ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ वीडियो को। सो बच्चों, हाथ का जो यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है उसको वे 1 मीटर माना करते थे। हाथ की यहाँ के डिस्टेंस को 1 मीटर मापा करते थे। और अगर आपको 1 मीटर का रस्सी लेना है तो क्या करते थे कि हाथ से यहाँ की रस्सी को माप कर 1 मीटर का रस्सी दे दिया करते थे। लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन ये होने लगा कि सारे व्यक्ति के जो हाथ का लेंथ होता है यहाँ से यहाँ, वे सेम नहीं होता है। इस प्रकार से प्योर रूप से किसी भी चीज़ का मेजर नहीं हो रहा था। तो इन समस्या को समाधान करने के लिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा आदमी को फिक्स कर लिया जाए और उसी के हाथ की लेंथ को हम माप कर किसी भी चीज़ को हम सेल करें या तो बाय करें। ओके, तो उन लोगों ने एक राजा को चुना और राजा के हाथ के यहाँ से यहाँ की लेंथ को 1 मीटर माना। अब अगर आपको रस्सी लेना है तो राजा के पास जाइए और उसके हाथ के यहाँ से यहाँ की लेंथ को मेजर कीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने लगा कि अगर हमें 1 मीटर भी रस्सी लेना है तो मुझे राजा के पास जाना होगा, और ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही सिर्फ रस्सी लेना होगा और किसी चीज़ को मापना होगा, और 30 प्रकार और किसी व्यक्ति को रस्सी से लेना होगा, किसी को 2 मीटर, किसी को 3 मीटर, तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ होने की पॉसिबिलिटी होती थी। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि राजा के यहाँ से यहाँ की लेंथ को एक रस्सी मापकर हम अपने पास रख लेते हैं और उसी रस्सी की सहायता से हम अन्य रस्सी को माप कर किसी दूसरे को दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से
राजा के हाथ के यहाँ से यहाँ लेंथ को एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना लिया और उसी के सहायता से वे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने लगे। तो हमें यहाँ ये पता लगता है कि पहला हमें किसी भी यूनिट की प्रॉपर्टीज़ में इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास अगर हम यहाँ से यहाँ की लेंथ को 1 मीटर मापते हैं तो सारे लोग यहाँ से यहाँ की लेंथ को 1 मीटर मापना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैं यहाँ से यहाँ 1 मीटर माप रहा हूँ तो आप यहाँ से 1 मीटर मापिए, ठीक है। यानी 1 मीटर लेंथ सभी के लिए सेम होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी से अवेलेबल, यानी सभी स्थान पर ये अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 1 मीटर रस्सी मापना है तो हमें राजा के पास जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हमें यूनिट के 2 प्रॉपर्टीज़ ये हो गया, इनवेरिएबल, दूसरा अवेलेबल। जब 2 चीज़ होगा तभी किसी भी यूनिट की सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बच्चों सिस्टम। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास 3 ही क्वांटिटी का डिस्कवर किया गया था, जिसमें पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम। ओके, तो ऐसे भी देखा जाए तो फिजिक्स में जितना भी मैकेनिक्स का चैप्टर होता है या तो पूरे मैकेनिक का हम मेजर जो है ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटी से अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता था कि लेंथ को, मास को, टाइम को अलग अलग देश अलग अलग तरीक़ों से मेजर किया करते थे। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक था CGS यूनिट यानी CGS सिस्टम, दूसरा था FPS सिस्टम, एक था MKS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था और मास को ग्राम में, समय को सेकेंड में। इसी प्रकार से लंबाई को फुट में FPS में एंड मास को पाउंड में, समय को सेकेंड में। एंड MKS सिस्टम में बच्चों लंबाई को मीटर में एंड मास को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने लगा कि लेट्स अगर आपको CGS यूनिट का नॉलेज है, या तो फ्रांस में मान लिया जाए कि CGS यूनिट का नॉलेज है वहाँ के लोगों को, ठीक है, और इंडिया के लोगों को MKS यूनिट का नॉलेज है। यहाँ पर अगर हम MKS यूनिट में कोई चीज़ को हम लिख कर CGS फ्रांस में भेजते हैं और फ्रांस के लोगों को CGS यूनिट का नॉलेज नहीं है, तो वे हमारी बातों को नहीं समझ पाएगा और नहीं मैं इसका बातों को समझ पाऊँगा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीक़ा से एक देश को दूसरे देश से कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए पूरे देश मिलकर एक चीन में बैठक बनाए और वहाँ पर एक नया यूनिट का डिस्कवर किया गया, जिसका नाम दिया गया SI यूनिट, बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों हम देखते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या किया गया कि लंबाई का SI मात्रक बोला गया मीटर, यानी सारे देश लंबाई को मीटर में ही मेजर करेंगे, जिसका सिंबल जो होगा वे M होगा, और मास को किलोग्राम में, जिसका सिंबल जो होगा kg होगा, एंड टाइम का SI मात्रा सेकेंड होगा, जिसका सिंबल S होगा। ओके, तो ये CGS यूनिट SI यूनिट का डिस्कवर हुआ, जिसका SI यूनिट इस प्रकार से है। और लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड का इस तरह से मेजर पूरे देश में किया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर मैं 3 ही यूनिट का बात किया हूँ और यूनिट का और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का डिस्कवर। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इन दिस सेट ऑल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि वे क्वांटिटी जिस पे सारी क्वांटिटी डिपेंड करते हैं और ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और बोल रहा है कि ऑल अदर क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हम दुनिया में जितने भी क्वांटिटी है उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास बहुत से कांच है, ठीक है, कांच के गोले हैं बहुत सा, ठीक है, और सभी को आप एक में मिला दिए, ठीक। तो अगर उसमें से आप एक गोला को निकालते हैं तो वे फंडामेंटल का भाग होता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ, लेट्स मान लेते हैं तो बच्चों ये आपको दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही क्वांटिटी का एक ही यूनिट दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी का SI मात्रा ये हो गया, एक क्वांटिटी का SI मात्रा 2 हो गया। तो अगर आपको 2 क्वांटिटी का SI मात्रा दिखाई दे और दोनों SI मात्रा डिफरेंस हो, या तो दोनों यूनिट डिफरेंस हो, तब समझ जाइएगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बल्कि डेराइव्ड क्वांटिटी है। और अगर आपको एक ही यूनिट दिखाई दो तब समझिएगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर बच्चों आपको किसी भी क्वांटिटी का एक ही यूनिट दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वे जो है वे फंडामेंटल क्वांटिटी को शो कर रहा है। और
अगर एक से अधिक डिफरेंस यूनिट दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये डेराइव्ड क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो सो बच्चों यहाँ पर हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जिसमें पहला लेंथ है, यहाँ पर इसका एसआई यूनिट लिखा है, यहाँ पर सिंबल लिखा है, ठीक है। तो लेंथ का एसआई मात्रा मीटर होता है लेंथ का, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एंड मास का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का एसआई मात्रा सेकेंड होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का एसआई मात्रा केल्विन होता है, जिसको के से डिनोट किया जाता है। सो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रा एम्पेयर होता है, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का एसआई मात्रा कैंडेला होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी लाइट के प्रकाश को मेजर किया जाता है इसकी सहायता से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई मात्रा मोल होता है, जिसको MOL से डिनोट करते हैं। एंड इसके साथ साथ और दो अदर क्वांटिटी होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, जिसका एसआई मात्रा रेडियन होता है, इसको RAD से डिनोट करते हैं। एंड एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम अस्टेरेडियन एसआई मात्रा होता है, और इसको SR से डिनोट करते हैं। तो सब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है। ओके, तो बच्चों हम देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो लेट्स मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ये O है और यहाँ इसका रेडियस R है। यहाँ A पॉइंट से कोई पार्टिकल जो है मूव इस तरह से करते हुए वे यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके सेंटर पर ये जो एंगल बना उसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। और यही एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ओके, और यहाँ से B तक गया, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है L है, और इस लेंथ को बोलते हैं हम R की लेंथ। सो प्लेन एंगल बराबर फार्मूला होता है, यानी एंगल थीटा भी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं थीटा भी इक्वल टू L अपॉन R, वेयर थीटा जो होगा, थीटा मस्ट बी रेडियन, बिकॉज प्लेन एंगल का ऐसा मात्रा जो है वह रेडियन होता है, इसलिए थीटा जो होगा हमेशा का चिम होगा, रेडियन में होगा। अब देखिए लेट्स मान लेते हैं कि जो कि सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर एक चक्कर यदि कोई पार्टिकल लगाता है तो उससे एंगल जो है वह 360 डिग्री बनता है। ओके, एंगल क्या बनता है, 360 डिग्री बनता है। बराबर अगर चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वे पूरा इसका पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है वह 2πr होता है अपॉन R। तो सो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन पता लगेगा 360 डिग्री भी इक्वल टू 2π रेडियन। ये हमेशा क्या चीज होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो ये हमें एक रिलेशन पता लग गया। ओके, यहाँ से बोल सकते हैं कि पाई रेडियन भी इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, ये होता है बच्चों प्लेन एंगल। नेक्स्ट देखते हैं हम अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन किसका ऐसा मात्रा होता है, सॉलिड एंगल का। तो हम देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, तो सो बच्चों लेट्स मान लेते हैं कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है, यानी ये कोई गोला है, जिसमें से मैं क्या करता हूँ कि इस प्रकार से एरिया काट कर इसमें निकाल लेता हूँ। इसका रेडियस R है, इसका मान लेते हैं एरिया ये है। तो सॉलिड एंगल बराबर होता है कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो सॉलिड एंगल विच इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस, रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसको हम अस्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ओके, तो मैंने देखा सॉलिड एंगल और अस्टेरेडियन क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ प्लेन एंगल क्या होता है। तो लेट्स मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, सर्कल में से S बीते कोई पार्टिकल मूव किया तो S डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसका रेडियस R है, तो प्लेन एंगल इक्वल टू R के लिए तो वो रेडियस होता है। ओके, एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, तो लेट्स मान लेते हैं कि ये कोई स्फीयर है, इसमें से मैंने इस तरह से एरिया कवर कर लिया, तो सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त होता है या तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो सर यहाँ पर वेलोसिटी जो है डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस का ऐसा मात्रा यूनिट होता है, इसका मीटर होता है, इसका होता है सेकंड। तो एक यूनिट ये, एक यूनिट यहाँ पर 2 यूनिट है, ठीक है। और ये फंडामेंटल यूनिट अगर ओनली फॉर मीटर बोले तो, ओनली फॉर सेकंड बोले तो फंडामेंटल है। और यहाँ पर 2 अलग अलग फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का ऐसा मात्रा। सेम एरिया का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, डेंसिटी का हो गया, एंड मास का हो गया। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसको समझाना ज़्यादा नहीं समझा सकते। अब देखते हैं कि डायमेंशनल ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ। ओके, तो लेट्स वेलोसिटी बराबर फार्मूला ये होता है लेंथ अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हैं लेंथ
के पावर 1 और ये टाइम टी ऊपर जाएगा तो माइनस सिंबल हो जाएगा। जब टाइम टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1 कैसे। तो वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन, देखिए वेलोसिटी में लेंथ का यानी डायमेंशन क्या होता है, तो किसी भी डेराइव फंडामेंटल क्वांटिटी की खोपड़ी पर जो पावर रहता है यानी उसके ऊपर जो पावर रहता है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ, यानी लेंथ में वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है। तो देखिए लेंथ का पावर कितना वेलोसिटी में 1 है, तो इसका डायमेंशन 1 हो गया। बोला डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, तो देखिए वेलोसिटी में टाइम का पावर कितना है -1, तो इसका क्या हो गया -1। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास, तो इसमें मास है नहीं ना, तो मास नहीं है तो मास का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा। ओके, तो बस यहाँ तक ही सेशन चलेगा बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमेंशन, और यहाँ से प्रत्येक बस जेई में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है एंड बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th क्लास, और इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इससे ही हमारा 11-12 का बैच जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे डायमेंशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, स्टडी कीजिए। और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में हो, तो आप वेदांता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट को शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।